लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। चैप्टर का नाम क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मैंने इसको लिखा है एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ये ध्यान देना है, अगर गलती हो जाती है, गलती हो गई तो गलती को क्या करते हैं? सुधार करते हैं। कुछ अलग बताना चाहते हैं। सपोज करिए, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना। सपोज करिए मैं वो लिखता हूं ट्रांजैक्शन परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹50,000। ठीक है, क्या किया है हमने? फर्नीचर खरीदा है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं पहले न्यूमेरिकल पढ़ा हूं, मैं अभी थ्योरी बताता हूं, लेकिन मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं इसलिए मैंने लिया। और सपोज यहां पर हमने एंट्री कर दिया। क्या एंट्री कर दिया? परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000 और टू कैश अकाउंट 50,000। ठीक है, ये मैंने एंट्री कर दिया। अब अगर मैं यहां पर आकर के दोबारा से देखता हूं, अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मैंने खरीदा तो फर्नीचर है, लेकिन मैंने इसको कहां पर डेबिट कर दिया है? परचेज अकाउंट में। इसका मतलब ये गलत है, इसको ठीक करना होगा। ठीक दो तरीके से किया जाता है, एक तो हम इसका करेक्शन करते हैं और दूसरा हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। हूं करना बंद हो गया, क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा था कि करेक्शन और रेक्टिफिकेशन दोनों एक जैसा होता है। जी नहीं, दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए मैंने बताया था। नहीं तो अगर मैं चलते चलते बता के आगे बढ़ जाता तो लोग भूल जाते हैं। करेक्शन कैसे होता है? मैंने इसको काटा, यहां से ये काट दिया और यहां पर मैंने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000। अब आपको लग रहा होगा अच्छा ये करेक्शन है, इसको करेक्शन कहते हैं। करेक्शन कभी भी ओवरराइटिंग करके नहीं किया जाता है, ऐसे कर सकते हैं, या दूसरा तरीका था मैं इस पूरी ही एंट्री को काट देता और क्या कर देता? परचेजेस की जगह पर मैं फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देता। डेबिट 50,000 और टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये मैं कब तक कर सकता हूं? जब तक इसका इफेक्ट मैंने कहीं पर लिया नहीं हुआ है। मुझे तुरंत का तुरंत पता चलता है तो हम इसका करेक्शन कर लेते हैं, और अगर मुझे एक समय के बाद पता चलता है, मान लीजिए हमने इसका इफेक्ट कहीं पर ले लिया है, तब हम इसका रेक्टिफिकेशन करते हैं। अब रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे इस पर हम चर्चा अभी चैप्टर में आगे चल करके करेंगे। तो एक करेक्शन था, करेक्शन आपको कोर्स में दिया नहीं गया है, ठीक है, लेकिन कभी भी किसी एग्जाम में अगर ये पूछा जाए आगे चल करके तो मुझे करेक्शन और रेक्टिफिकेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले आपको करेक्शन बताया है। बात समझ में आ रही है? अपनी किताब में खोलिए और देखिए किस किस टाइप की एरर होती हैं। अब एरर कई तरीके की हो सकती है। अगर मैं बात करूं तो एक तो प्रिंसिपल एरर हो सकती है। कौन सी एरर हो सकती है? एरर जो होती है वो प्रिंसिपल एरर हो सकती है, और फिर क्या हो सकती है? क्लेरिकल एरर हो सकती है। किताबों में बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए कैटेगराइज कई तरीके से करते हैं, बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल एरर है और क्लेरिकल एरर है, मतलब मैंने प्रिंसिपली उसको गलत बना दिया एंट्री को, और यहां पर जो सीए वगैरह में
जो दिया गया है, वो जो एग्जाम्पल दिया जाता है प्रिंसिपल एरर में, ये बताया गया है हमने असेट की जगह एक्सपेंस या एक्सपेंस की जगह असेट लिख दिया है, ये प्रिंसिपल एरर है। और बताया गया है लायबिलिटी की जगह रेवेन्यू और रेवेन्यू की जगह लायबिलिटी लिख दिया है, ये प्रिंसिपल एरर। आपकी बुक में क्या लिखा है, आई हैव नो आइडिया, आप देख लीजिएगा क्या लिखा है। हो सकता है उन्होंने ऐसे लिखा हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर में लिख दिया, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एकदम कंक्लूड है, जो टू द पॉइंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं बीट ऑन द बुश नहीं करना चाहता हूं, गलत बोल गया, मैं बीट ऑन द बुश करना चाहता हूं, बीट अबाउट बुश नहीं करना चाहता हूं। हथौड़ा बुश के किनारे मारेंगे तो टूट जाएगा। क्या है, असेट टू एक्सपेंस और वाइस वर्सा। फिर दूसरा है लायबिलिटी को किस में लिख दिया है, बताया था हमने, रेवेन्यू को या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब तो समझ में आता है ना, असेट को एक्सपेंस, वाइस वर्सा का मतलब एक्सपेंस को असेट, लायबिलिटी को रेवेन्यू या रेवेन्यू को लायबिलिटी बना दिया है। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एरर, मतलब हमें पता नहीं था कैसे। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने एक असेट खरीदी, 50,000 की उसकी परचेज प्राइस थी और 20,000 उसका इरेक्शन एंड फ्रेट आया। अब मुझे पता नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, उसको क्या कहते, इरेक्शन अकाउंट को एक्सपेंस में कर दिया और फ्रेट को भी एक्सपेंस में कर दिया। तो यहां पर क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल एरर। ध्यान रखना, प्रिंसिपल एरर का मतलब ये इंडिकेट करता है कि मुझे इसका लॉजिक नहीं पता था, इस चीज के बारे में, ये प्रिंसिपल एरर मानी जाती है। किसी के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि हो सकता है वो भी गलती से हो गया हो, तो बताइए, गलती से हो गया वो अलग मुद्दा, लेकिन हमें यही देखना है कि अगर उसने ऐसा गलती से भी किया तो इसको प्रिंसिपल एरर मानेंगे। और किसी भी टाइप की जो एरर होती हैं उन सभी को हम क्लेरिकल एरर कहते हैं, ये एक कैटेगरी होती है। ठीक है, तो या तो प्रिंसिपल एरर होगी या क्लेरिकल एरर होगी। एक और है, ये कैटेगरी खत्म हुई, ये टाइप 1 है। अब मैं अगर टाइप 2 की बात करता हूं, वैसे इस तरीके से आपकी बुक में नहीं लिखा है, अगर मैं टाइप 2 की बात करता हूं, एक कंपनसेटिंग एरर है, उसी में सब मिला दिया गया है, और दूसरा नॉन कंपनसेटिंग एरर है। अब हम ये देख लेंगे कि कौन सा किसमें सेट होता है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं तो प्रिंसिपल एरर हो सकता है कंपनसेटिंग एरर में आ जाए। कंपनसेटिंग एरर का मतलब यह है कि मैंने ऐसी गलती किया जिससे हमारे ट्रायल बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ट्रायल बैलेंस पर मतलब ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल आ जाए, यही तो ट्रायल बैलेंस बताता है। हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस इज अ टूल, इज अ स्टेटमेंट विच क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच आई कैन चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब जितना मैंने डेबिट में लिखा उतना ही क्रेडिट में लिखा। अब सपोज करो मैं कोई एंट्री लिखना भूल गया, तो मैंने डेबिट में भी नहीं लिखा, क्रेडिट में भी नहीं लिखा, तो कंपनसेटिंग एरर हुई। क्यों? क्योंकि इससे ट्रायल बैलेंस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने एक एंट्री लिखा तो उसकी मैंने पोस्टिंग एक अकाउंट में कर दिया और दूसरे में नहीं किया। जैसे मैंने मान लो लिखा परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 10,000। अब मैंने परचेज को तो पोस्ट कर दिया, लेकिन कैश को पोस्ट करना मैं भूल गया। बात समझ में आ रही? अगर मैं कैश को पोस्ट करना भूल गया तो मतलब कैश में 10,000 क्रेडिट में कम हो गया है। अगर 10,000 क्रेडिट में कम पोस्ट हुआ है तो हमारे ट्रायल बैलेंस पर कोई फर्क पड़ेगा। तो कौन सी एरर हुई? कंपनसेटिंग एरर हुई। या मैंने दोनों को पोस्ट किया, लेकिन एक में 10,000 की बजाय 1,000 पोस्ट किया, फिर ये कौन सी हुई? नॉन कंपनसेटिंग। ये पीछे भी जो बोला तो भी नॉन कंपनसेटिंग थी ना। हाँ, मैंने गलत बोल दिया था, ये भी नॉन कंपनसेटिंग, ये भी नॉन। लेकिन अगर मैं पूरा ही भूल गया
मैंने एंट्री कर लिया लेकिन पोस्टिंग किसी की नहीं की। ध्यान रखना, अगर एंट्री के बाद उसने कह दिया पोस्टिंग में मैंने ये किया है, ध्यान से सुनना है, मैंने कहा कि मैंने परचेज अकाउंट में 1000 डेबिट किया, लेकिन मैंने पोस्टिंग में पूरा 10,000 लिख दिया, तो अब सही हो गया हमारा? अब नहीं सही करना है, क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल बुक होती है वो सही होगी। प्रिंसिपल बुक कौन सी होती है? लेजर होती है। लेजर से हम ट्रायल और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये तो एक डेली का रिकॉर्डिंग का तरीका है, एक सब्सिडरी बुक है, इसकी सहायता कर, मतलब ये इसकी हेल्प से हम आगे प्रिंसिपल बुक बनाते हैं। बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो कंपनसेटिंग एरर कौन सी है? ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस में नहीं पता चलती है, और नॉन कंपनसेटिंग एरर वो है एक साइड पे इफेक्ट कर देती है। ठीक है, एक टाइप ये हो गया। ठीक है, अब और भी तरीके हैं आपके। अब अभी बहुत से तरीके आपकी बुक में लिखे होंगे, हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कम से कम हम लोग अभी वो तो चर्चा कर ही लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पर। बताइए क्या क्या लिखा है? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, कुछ इस तरीके से लिखा है ना? एक मिनट, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन जो है इसकी भी कैटेगरी है। इसकी कौन सी कैटेगरी है? भूल हुई, भूल गए। क्या भूल गए? ध्यान देना, भूल गए क्या? जर्नल एंट्री करना भूल गए। अब अगर मैं जर्नल एंट्री करना भूल गया, पूरा का पूरा ही भूल गया, बात समझ में आ रही ना? दूसरा, भूल गए पोस्टिंग। तो पोस्टिंग में सिंगल साइड भूल सकते हैं, डबल साइड भूल सकते हैं, दोनों भूल गए तो कंप्लीट ओमिशन कहलाया, और सिंगल साइड भूल गए तो पार्शियल ओमिशन कहलाया। अब अगर मैं एरर ऑफ ओमिशन की बात करूं और वो कंप्लीट ओमिशन है, एंट्री करना ही भूल गए तो कंप्लीट ओमिशन है। नॉर्मली एंट्री कंप्लीट ओमिशन है और पोस्टिंग करना भूल गए तो पार्शियल ओमिशन है। अब कोई आपसे कह दे, मान लो हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश किया और दोनों की एंट्री, दोनों पोस्टिंग करना भूल गए, तो कंप्लीट में आ जाएगी, फिर तो भूल ही गए हम। तो अगर कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस पर फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही तरफ से गायब है। और अगर पार्शियल ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस पर जाहिर सी बात है फर्क पड़ेगा। क्लियर? कोई डाउट? अब आगे आते हैं। दूसरा क्या लिखा है? एरर ऑफ कमीशन। ओमिशन का मतलब करना भूल गए, ठीक है। कमीशन का मतलब किया तो, लेकिन वहां गलती कर बैठे, गलती कर बैठे। बात समझ में आ रही ना? क्या गलती कर बैठे? मैंने लिखा, मुझे किसी अकाउंट में यहां पर डेबिट में 10,000 लिखना था, मैंने इसको 1,00,000 लिख दिया। किया तो गलत कर दिया, या मुझे डेबिट में लिखना था और मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट में लिख दिया। अगर किया है और वो गलत है, बात समझ में आ रही है? किया है और गलत है तो उसे क्या कहेंगे? एरर ऑफ कमीशन। अब सिंगल साइडेड है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, मतलब ट्रायल इफेक्ट करेगा, नॉन कंपनसेटिंग एरर हुई। और अगर दोनों ही साइड में बराबर गलती हुई है तो कंपनसेटिंग एरर है। अब एक सवाल आता है, ये तो मैं कह रहा हूं, ऐसे समझा रहा हूं, लेकिन वो सिर्फ पूछ ले कि एरर ऑफ ओमिशन कंपनसेटिंग है या नॉन कंपनसेटिंग है, तो जवाब ये देना, वहां पर कंप्लीट ओमिशन मान के आंसर करते हैं तो ये क्या हुआ? कंपनसेटिंग एरर है। एरर ऑफ कमीशन में हमारी ये सीए की क्वेश्चन में आया हुआ सवाल मैं बता रहा हूँ, सीपीटी में पूछा गया था और उसका आंसर जो दिया गया है सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से, मैं वो बता रहा हूँ। कोई मैडम कोई सर कहें तो कहते रहें, क्योंकि सीए अकाउंट में सीए से बड़ा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, चाहे वो कोई बोर्ड हो चाहे जो भी हो, ठीक है।
नेशनल इंटरनेशनल सारे रूल वो लोग फॉलो करते हैं। तो मैं और किसी की बात नहीं मान सकता हूं जहां पर सीए ने कुछ कह रखा है, और सीए ने हर जगह कह रखा, कहीं छोड़ा नहीं है कहने के लिए। तो एरर ऑफ ओमिशन को जब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि एरर ऑफ ओमिशन कम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव या एक लाइन जो भी पूछा जाए कि कंपनसेटिंग है कि नॉन कंपनसेटिंग, तो एरर ऑफ ओमिशन को कंप्लीट ओमिशन मान के आंसर करना होता है। और अगर एरर ऑफ कमीशन को पूछा जाए तो सिंगल मान करके करना होता है। नॉर्मली ये कंपनसेटिंग एरर है, सॉरी नॉन कंपनसेटिंग एरर है, अगर सिर्फ इतना ही पूछा जाए तो। अगला क्या है, और भी कुछ बताया गया है टाइप। एरर ऑफ डुप्लीकेशन, अरे 2 बार हो गया, कोई चीज 2 बार हो गई तो एक बार रिवर्स कर देंगे उसको। डुप्लीकेशन मतलब मैंने एक परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एक बार लिखा और दूसरी बार भी लिखा तो उल्टा कर देंगे उसको। अगला बताइए। वो तो बता दिया हमने, वो भी बता दिया। कुछ बचता है? जो भी आपकी बुक में एरर के टाइप दिए, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि बता दो ताकि कुछ छूटने ना पाए, और अगर कुछ छूट रहा है तो पूछ लो। और आगे जरा फटाफट देख लो, 1 मिनट में कुछ और बच रहा है, कोई टाइप बच रहा। वैसे फिलहाल जब मैं पूरी जनरल एंट्री पढ़ा लूं, सॉरी जब मैं पूरा रेक्टिफिकेशन करा दूंगा, ठीक है, तो फिर से मैं एक बार थ्योरी को पढ़ाऊंगा। उसका रीजन ये है कि जब मैं दोबारा से थ्योरी को पढ़ाऊंगा तो समझ में ज्यादा आएगा। नहीं, अभी जो छूट जाता हो छूट जाने दो, जो दिखा रहे हो बुक में वो कोई मतलब अभी फिलहाल जैसे लिखा इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, तो तब ज्यादा समझ में आएगा जब हम उसको क्वेश्चन में कर रहे होंगे। तो अभी हम बक बक करने से कोई फायदा नहीं है, एक साथ में ही करा देंगे। इसलिए मैंने उतनी बातें बताई हैं जितनी बातों को मैं बार बार एंट्री याद आती है, जितनी बातों को मैं रेक्टिफिकेशन करते हुए लगाऊंगा, मैं उतनी बातें बताया हूं। कुछ और है, प्रिंसिपल है, एरर ऑफ डुप्लीकेशन है, कंपनसेटरी एरर है, इनकरेक्ट कैरी फॉरवर्ड है, वो सब की बातें। अब मैं अभी बता दूं इनकरेक्ट कैरी फॉरवर्ड क्या इफेक्ट आया, अभी नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? थियरी बता के चले गए, हवा नहीं लगी तो चैप्टर खत्म। जैसे मैंने कहा कंसेप्ट में अभी पढ़ा रहा हूं, पहले शुरू में पढ़ाया था, लेकिन ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। क्या जिम्मेदारी? कि मुझे याद कराना है। जब क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा तो याद क्या कराना है, मैं भूल गया, फिर से प्रिंसिपल मुझे पढ़ाना है। ऐसे जब रेक्टिफिकेशन खत्म होगा तो इसकी थ्योरी मुझे फिर से पढ़ानी है, ये याद कराना है, ठीक है। अब मैं एक एंट्री करा के बताता हूं, एक छोटी सी एंट्री लेकर के करता हूं, और फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट आगे देखा जाएगा। अभी तक हम जर्नल एंट्री पढ़ते चले आए हैं, वही लिखता हूं। परचेज्ड फर्नीचर अब देखिए लाइन को समझना है, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको पहले क्वेश्चन को समझें। लिखा है परचेज लिख देते हैं, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राम, ठीक है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, यहां तक तो मैंने पहले से पढ़ रखा था कि यहां तक पढ़ते थे और हम फट से एक एंट्री कर देते थे। वो एंट्री क्या करते थे जरा बताइए? हैं? ठीक है, ऐसा करते थे, लेकिन इसमें लिखा है बट रंगली इट इज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, ठीक है। अब सवाल ये है रंगली, अब यहां पर देखिए यहां सोचने की बात है, मैं भी सोच रहा हूं और आपको साथ में सोचना होगा, ठीक। कह रहा है रंगली इट इज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, तो इसने जो परचेज को रिकॉर्ड किया है क्रेडिट में किया है कि डेबिट में किया, ये बात नहीं लिखी है। इसको समझेंगे कैसे हम, क्योंकि ये तो अभी एक मैंने लिया है लाइन, अभी समझ में नहीं आ रहा हमको कि कहां किया गया है। तो ध्यान देना है, समझने के लिए करना क्या है, पहले मुझे सोचना है। क्या सोचना है?
बताइए कि अगर मैं खुद इसकी जर्नल एंट्री करता तो क्या करता। अब हम सोच रहे हैं, ठीक है, हम सोच रहे हैं। मैं ऐसे ही सीए में भी पढ़ाता हूं, ये ध्यान रखना। मतलब अगर अभी से कर लिया तो सीए में पास करने में मुश्किलात नहीं होगी। मैं सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं कि मुझे क्या लिखना था। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अरे अमाउंट तो लिखा नहीं, ₹50,000 डेबिट 50,000 टू राम, ऐसा मुझे लिखना था। अब ये मैं सोच रहा हूं, ये लिखना नहीं है कहीं। अभी आपने पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन, तो पहले मैं लिख करके चेक करता हूं। लिखा नहीं जाता है, सोचा जाता। जब कभी मैं आंसर करूंगा तो लिखना नहीं होता। ये हमारे दिमाग में चल रहा कैसे होना चाहिए था, लेकिन उसने कर रखा है। ये डन है। क्या डन है? उसने कहा कि परचेज अकाउंट में लिख दिया गया है, रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। अब सवाल ये है कि इसने फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया और राम को क्रेडिट कर दिया, तो राम की क्रेडिट करने की जगह परचेज को क्रेडिट कर दिया। कैसे समझा जाए? तो अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं देखूंगा नॉर्मली परचेज अकाउंट होता क्या है। जब कोई चीज परचेज होती है क्या होता है? डेबिट होती है। तो यहां पर मैं सोच रहा हूं कि ये परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया है, ठीक है, 50,000 ये डेबिट हुआ है। मुझे और कुछ नहीं सोचना है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि परचेज फर्नीचर की जगह, फर्नीचर जगह परचेज लिख दिया, अभी दिख रहा है। और टू राम हुआ है, आधा सही और आधा गलत, 50,000, ठीक है। अब मेरे सोचने में ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक। राम को क्रेडिट होना चाहिए था और मैंने किया भी। ये करना नहीं, बार बार मैं कह रहा हूं सोच रहा हूं। अब चूंकि सोच रहा हूं, सोचूंगा तो दिखा कैसे सकता हूं, इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन आगे लिख दिया सोच रहे हैं इस बात को। ये डन है, जिसको कि आपने पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड रॉन्ग एंट्री। हो सकता मैडम या सर ने पढ़ाया हो, दिस इज कॉल्ड, मतलब इसको रॉन्ग एंट्री कहते हैं और इसका नाम करेक्ट एंट्री कहते हैं। अब ये कोई सवाल नहीं किसी के मन में आए, मैंने दोबारा भी गलत सोच लिया तो ध्यान देना, रेक्टिफिकेशन जो है वो मूर्ख लोग नहीं करते, बुद्धिमान लोग करते हैं। बुद्धिमान लोग गलत नहीं करेंगे। अभी आ जाए नहीं गलती सोच लिया तो क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, गलती से कर देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो बार बार बेवकूफी वाले सवाल नहीं सोचने। अब सवाल यह है कि मुझे इसको ठीक करना है। किसको ठीक करना है? फर्नीचर गलती से डेबिट हो गया है, तो क्या करना है? खत्म करना है। तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करना? अच्छा हाँ, परचेज जो है गलती से डेबिट हो गया है, ये इसको कहते हैं रॉन्ग एंट्री। तो इसको ठीक करना, क्या लिखना है? टू परचेजेस अकाउंट, कितना? 50,000, ठीक। अब ये डेबिट और ये क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम? डेबिट कर देंगे किसको? फर्नीचर। इसको कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। अब ये ध्यान देना है, अगर पीछे के चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं तो ये चैप्टर समझ में आएगा, और अगर पीछे के चैप्टर समझ में नहीं आते हैं वीडियो देख के आप पढ़ डालिए, नहीं तो इसको समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये मैंने सोचा, इसको मैं मिटा रहा हूं अब, नहीं तो देखने में कंफ्यूजन पैदा करता है। मैंने ये एंट्री कर रखी थी, परचेजेस डेबिट टू राम कर रखा था, तो राम तो सही ही था, परचेज को मुझे ठीक करना था, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। और लाना क्या था? फर्नीचर को डेबिट में लाना था। अब अगर मैं देखूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम आ गया भाई। ये यहां से कैंसिल हुआ, तो बचा क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। मुझे एंट्री को चेक कर लेना है, अभी से आदत डाल लीजिए, आगे चलने पर
थोड़ा अच्छी अच्छी रेक्टिफिकेशन की एंट्रियां आती हैं। अगर अभी से आदत नहीं पड़ी है तो फिर आदमी इसे घूमता रहता, उससे रेक्टिफिकेशन होता नहीं है, कोई भी चीज नहीं होती है। तो इसे कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री, और यही हमारा आंसर होता है। ये भी मैं इसलिए किया हूं, मैं ये कर चुका हूं, मैं देख रहा हूं इसको करने के लिए, लेकिन जब हम फाइनली अपना आंसर लिखने लगते हैं तो ये सब नहीं होता। ये रफ वर्क है, समझिए एक तरीके से। ये वाला हमारा आंसर होता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? रेक्टिफिकेशन, तो रेक्टिफिकेशन ही तो करेंगे, इसको करने की क्या जरूरत है? ये तो मैं कर चुका इसलिए कर रहा हूं। अगर मैंने ना किया होता, मैं सोचूं ये था बट नॉट रिकॉर्डेड, यहां लिखा होता बट नॉट रिकॉर्डेड, 50,000 ऊपर लिख देता हूं मैं, बट नॉट रिकॉर्डेड। यहां तक का मैंने कर दिया था, मैं दूसरा क्वेश्चन बदल गया। अगर ये रिकॉर्ड नहीं है तो मैं सोचूंगा, क्या सोचूंगा? एंट्री कर दूं, पहली बार में ही एंट्री सही सही कर दूंगा। क्या कर दूंगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम, कितने से? 50,000 से। अब ये था कंप्लीट ओमिशन, और पहला वाला क्या था? पहला वाला जो किया था इनकम्प्लीट कैसे था? ओमिशन तो था ही नहीं, था तो गलती, कमीशन था। लेकिन कौन सी नहीं, मैं ओमिशन कमीशन नहीं पूछ रहा, ये प्रिंसिपल एरर था। कैसे था? मैंने असेट की जगह पर खर्चे के अकाउंट में ट्रीट किया है, वो हमारा ट्रेडिंग का जाता है। बात समझ में आ रही ना? वहां प्रिंसिपल एरर है। जैसे असेट में परचेज भी एक असेट ही होती है, लेकिन उस असेट से हम खर्चे को बनाते हैं एडजस्टेड परचेज बना करके। मैं फाइनल अकाउंट बताऊंगा कैसे। जितना परचेज यूज कर लिया और तुरंत उसी साल में खर्चा बन जाता है। नॉर्मली कुछ राइटर्स इसको खर्चा भी लिखे हुए हैं, लेकिन एक्सपेंस से नहीं होता। तो इसको जो है मैंने, ये कौन सी एरर थी? प्रिंसिपल एरर थी जो पहले थी। और ये क्या थी? ये कोई और भी एरर नहीं थी, ये तो ओमिशन था, भूल गए थे हम। और कैसा ओमिशन था? पार्शियल नहीं, एंट्री करना ही भूल गए तो कंप्लीट ओमिशन था। क्लियर? हैव यू एनी डाउट? नो डाउट। तो मैं उम्मीद करता हूं जितना मैंने पढ़ाया इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप पूछ सकते हैं, और अगर क्या कहते हैं आया है तो अच्छी बात है। अगली फिर जो है हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। धन्यवाद, टाटा बाय।